आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के टॉपिक कूलाम के नियम के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी के ऊपर आधारित है। पिछला हमारा जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको आवेश के बारे में सारी बातें बता दी थी और उसके मुख्य गुणधर्म बता दिए थे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कूलाम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी सहजता से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो इसको बड़े ही आराम से समझें और अपनी बुक के अंदर नोट्स बनाते रहें। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। कूलाम का नियम। देखिए, आप अभी अभी क्लास 11th के अंदर ये पढ़ के आए हैं कि दो जो पिंड होते हैं उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण का एक बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण का बल क्या कहता था कि मान लिया यहाँ पर एक द्रव्यमान होगा m1 और यहाँ पर एक दूसरा द्रव्यमान होगा m2। इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी आपकी r। तो कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों के बीच के अंदर जो फोर्स लगेगा F, उसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो F होता है वो समानुपाती होता है इन m1 और m2 के गुणनफल के। तो m1 m2 आ जाता था और व्युत्क्रमानुपाती होता है इस r के वर्ग के, तो यहाँ पर क्या आ जाता था आर स्क्वायर। और जब आप इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते थे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते थे गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। ये हो जाता था आपका m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो जब हमने पिछले वीडियो के अंदर ये बात की थी कि जब कोई भी एक आवेश होता है Q, वो अपने चारों तरफ एक इस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है कि यदि मैं इसके अंदर किसी दूसरे आवेश Q2 को लेकर आता हूं तो इस Q2 आवेश के ऊपर इस पहले आवेश के कारण कुछ न कुछ बल का अनुभव होता है और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। उसी प्रकार से जब ये जो दो पिंड होते हैं, ये वाला पहला पिंड है तो इसके चारों तरफ भी कुछ न कुछ क्षेत्र पाया जाता है जिसको आप क्लास 11th के अंदर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बोलते थे या गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते थे। तो जो कूलाम थे उन्होंने क्या किया कि हमने विद्युत क्षेत्र की एक डेफिनेशन तो पढ़ ली थी कि किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्रफल जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर बल अनुभव हो, लेकिन इसका जो फॉर्मूला था, जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण के बल का फॉर्मूला डिराइव किया गया था, वो भी बड़ा जरूरी था। तो इस गुरुत्वाकर्षण के मॉडल के ऊपर वर्ष 1785 में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इन m1 m2 को रिप्लेस कर दिया था किससे, Q1 और Q2 से। Q1 Q2 हमारे क्या थे, दो चार्ज थे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा Q1 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा Q2। दोनों के बीच की दूरी थी R। जब हमने Q1 Q2 को रिप्लेस किया m1 m2 से, तो यहाँ पर भी अपना क्या जाना चाहिए, Q1 Q2 आ जाना चाहिए, जो कि आप क्लास 11th के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। उसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो ये वाली जो इक्वेशन थी वो भी इस प्रकार से बन जानी चाहिए कि जो F होगा वो समानुपातिक हो गया। जब मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट किया जाएगा और ये आपका आ जाएगा Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। जो अपना गुरुत्वाकर्षण का मॉडल था उसके अंदर जी आता था क्योंकि वो ग्रेविटेशनल का अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला था और ये हमारा कूलाम के नियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्मूला है। तो इस के को हम क्या बोल देते हैं विद्यार्थियों, ये होता है हमारा कूलाम नियतांक। और ये जो कूलाम नियतांक होता है इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एमकेएस के अंदर इसका मान दिया जाता है 9 गुणा 10 की पावर 9। इसकी वैल्यू आप निकालते हैं मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू कूलाम स्क्वायर। ये तो हमने 11th के बेस के ऊपर देख लिया। अब आप एग्जामिनेशन के अंदर नोट्स में किस प्रकार लिखेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक डायग्राम बनाना होगा कि ये मैंने मान लिया आपका पहला आवेश है Q1 जिसको मैं बोल रहा हूँ, और ये आपका एक दूसरा आवेश है जिसको हमने Q2 बोल दिया है। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है R है। प्रत्येक जो आवेश होगा Q1 होगा वो भी अपने चारों तरफ एक क्षेत्र को क्रिएट करेगा। ये जो क्षेत्र होगा ये इस Q1 आवेश का विद्युत क्षेत्र है। यदि मैं इसको Q2 इसके अंदर लेके आता हूँ Q2 आवेश को, तो इस Q1 के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा। यदि हम क्या करें, इस Q2 के चारों तरफ भी एक क्षेत्रफल मान लेते हैं, यदि इसके अंदर हम इस Q1 को लेके आएंगे तो इनके अंदर फोर्स तो एकदम लगना ही है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स F लगता है उसके बारे में वैज्ञानिक कूलाम बताते हैं वर्ष 1785 के अंदर। तो कूलाम के नियम के अनुसार सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि कूलाम के नियमानुसार निर्वात में रखे दो स्थिर आवेशों
दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निम्न प्रकार दिया जाता है। देखिए, मैंने इसके अंदर कई शब्द नए काम में लिए हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं यहाँ पर कि कूलाम के नियम के अनुसार निर्वात, एक यहाँ पर नया शब्द क्या है, निर्वात है। तो देखिए, आपको एकदम सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि जो निर्वात शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, निर प्लस वात। वात का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं हवा का पर्यायवाची क्या होता है, वात। निर का मतलब जहां पर नहीं है, वह स्थान, विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुनिएगा, वह स्थान जहां पर क्या नहीं है, हवा है, उसको आप क्या बोलेंगे, निर्वात। और प्रकृति में कोई भी एक ऐसी जगह संभव नहीं है जहां पर निर्वात करना संभव हो। मतलब हम कोई भी एक ऐसी बड़ा चीज नहीं ले सकते, कोई ऐसा रूम नहीं ले सकते जिसके अंदर में पूरा पूरा वैक्यूम कर दूं। यदि ऐसी स्थिति संभव होगी तो हम वहां पर प्रयोग करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि बिना हवा के हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसलिए जहां पर हवा नहीं है वो आदर्श स्थिति है, जिसको आप क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। इसके अंदर देखेंगे जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसको आप बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट से। आपके लिए नया शब्द है, इसको आप लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ये सबसे पहला शब्द आपका क्लियर हो गया कि कूलाम के नियम के अनुसार निर्वात मतलब जहां पर हवा नहीं है, में रखे दो स्थिर आवेश। अब देखिए, ये आपके लिए नया वर्ड है, स्थिर आवेश। वैसे तो अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो आप इससे परिचित है कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस आवेश के कारण उत्पन्न होगा, स्थिर प्रकृति के कारण उत्पन्न होता है। तो मैंने इसमें क्या काम लिया है, स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब देखिए, दोनों काम कैसे लूंगा, यदि ये जो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, ये इन दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि दोनों समान प्रकृति के आवेश के गुण से तो इन दोनों के अंदर क्या लगेगा, रिपल्सन होगा। यदि ये दोनों विपरीत प्रकृति के अंदर क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इनके बीच में जो फोर्स एफ लगता है इसको हम निम्न प्रकार से डिफाइन करते हैं। सबसे पहला आप क्या लिखेंगे, यह बल दोनों आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, Q1 Q2 के। इसको मैंने दे दी समीकरण नंबर 1, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में हमने देखा था। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यह बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग का मतलब क्या हो गया, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, r स्क्वायर के। तो इसको मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर। मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती अर्थों जो शब्द है उनका अर्थ पता होगा, क्योंकि ये तो आपने क्लास 11 के अंदर सीखा ही होगा कम से कम। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो आपकी इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन आपकी 2 है, इन दोनों को हम कंबाइन करके एक साथ में लिखेंगे। देखिए, तो यहां मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से। देखिए, दोनों तरफ F कॉमन है, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, दोनों के अंदर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह कॉमन है। ऊपर वाली टर्म कौन सी है, Q1 Q2, नीचे वाली टर्म कौन सी है आपकी, r स्क्वायर। और हम जानते हैं कि इस चिन्ह को हम ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो F बराबर आपका आ जाता है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये कूलाम के आकर्षण या प्रतिकर्षण आवेशों के बीच में लगने वाले बल को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैंने देता हूं इक्वेशन नंबर 3, जहां K कूलाम या विद्युतीय नियतांक जिसको आप बोल सकते हैं, जिसका मान कितना होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ 9।
इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, देखिए के का मात्रक निकालना है तो के को इधर रखिए और सारी क्वांटिटी को आप इधर भेज दीजिए। तो देखिए आपका कैसे निकल जाता है, एफ इंटू आर स्क्वायर बटे के अंदर कितना आ रहा है, Q1 इंटू Q2। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, इन दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू किसके अंदर आ जाती है, एम के सिस्टम के अंदर। और जो सीजीएस सिस्टम होगा उसके अंदर हम के की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये वैल्यू हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू आप कितनी रख सकते हैं, 3.14 गुणा एप्सिलॉन नॉट होता है 8.854 गुणा 10 की पावर -12। इसको जब आप हल करेंगे तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी 9 गुणा 10 की पावर 9। इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने अभी तक देख लिया है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे इसका सदिश निरूपण आप किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए कूलाम बल का सदिश निरूपण, अगर इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना हो तो वो किस प्रकार करेंगे कि एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, एफ के ऊपर सदिश लगा दिया, इसके एक ही वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों अदिश राशियां हैं, R सदिश राशि है और यहाँ पर आ जाएगा R कैप, जहां पर R कैप किसको बताता है, इकाई सदिश को बताता है। और इसकी वैल्यू आप किस प्रकार लिख सकते हैं, R मॉड्यूलस अपॉन R वेक्टर। अगर ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो जो F होगा वो आपको किस प्रकार मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे, और ये वैल्यू मैंने इसमें रख दी तो ये मिल गया मेरे को। अगर आप इसको और हल करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R वेक्टर की क्यूब, और ये मिल जाता है आपको R का मॉड्यूलस। तो ये था आपका कूलाम का नियम। इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो कूलाम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत है वो किस प्रकार से फॉलो होता है और उसका डेरिवेशन किस प्रकार से होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको आप किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं।